सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा टर्म 2 सिलेबस के जो अकॉर्डिंग हमारा बेटा लास्ट चैप्टर है आरोह भाग एक पुस्तक का, जिसका नाम है भारत माता और उसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे कि आप सभी परिचित हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो एक लेखक भी थे, यानी वो किताबें भी लिखते थे। तो बेटा आप जानते हैं उन्होंने कई अपनी स्वयं की आत्मकथा भी लिखी है और विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम अपनी बेटी के लिए लिखे थे, इंदिरा गांधी जी के लिए लिखे थे पत्र उन्होंने। और स्वाधीनता आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पंडित नेहरू जी का। जो आपके पास कहानी है भारत माता, ये बड़े एक हिंदुस्तान की जो कहानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हिंदुस्तान की कहानी। मूलतः अंग्रेजी में लिखी हुई थी, ये ट्रांसलेट किया गया है, यानी हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है ये भारत माता। इस भारत माता जो यहाँ पे टाइटल आपके पास है, जो लेसन आपके पास है, यानी जो प्रसंग है, इसमें उन्होंने भारत में जहाँ जहाँ वो गए, मूलतः गाँव में किसानों से जो संपर्क किया, जिन जिन समारोह में वो गए, उसकी उन्होंने चर्चा की है। बहुत छोटा सा लेसन है, उस पर उन्होंने चर्चा की है, अपने वक्तव्य दिए हैं। इसको ट्रांसलेट किया गया है हरिभाऊ उपाध्याय जी के द्वारा। पंडित नेहरू जी आप भली बात जानते हैं, इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे, तो उन्हें मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं आती थी, इसलिए चैप्टर जो है, जो हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय आपके पास रखा है भारत माता, ये मूलतः अंग्रेजी भाषा में ही लिखा हुआ था। इसको ट्रांसलेट किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। तो पढ़ते हैं बेटा, भारत माता में उन्होंने क्या क्या बताया है पंडित नेहरू जी ने। चलिए ध्यान दें बेटा, पेज नंबर स्टार्टिंग में ही है, यानी कि मेरी किताब के अनुसार 114 पेज नंबर है। आप किताब खोल दें और हर बार की भांति जो आपको मैंने शब्दार्थ भेजे हुए हैं और पाठ का सार भेजा हुआ है, पंडित नेहरू जी की जो रचनाएं हैं उनके नाम लिखे हुए भेजे हुए आपको भेजे हुए हैं, यानी स्टडी मटेरियल आपको भेजा हुआ है, वो ध्यान से पढ़ें और पाठ का सार आप ध्यान से पढ़ें और शब्दार्थ अच्छी तरह से याद करें। कुछ कठिन शब्दावली इस पाठ में अवश्य आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत ही जटिल है, कठिन है, तो उनको जब आप याद करेंगे तो ही आप उनके अर्थ जान पाओगे, तभी आपको पाठ आसानी से समझ में आएगा। फिर बता दो बेटा, आपको टर्म 2 सिलेबस का आज अंतिम चैप्टर है ये आरोह भाग एक पुस्तक का भारत माता, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। क्या है इस भारत माता पाठ में, क्या बताया गया है, पढ़ते हैं आगे। अक्सर जब मैं एक जलसे, अब जलसे शब्द है, जलसे में होता है समारोह, से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। यहीं से पंडित नेहरू जी ने शुरुआत की है कि जिस भी समारोह में मैं जाता, तो हर जगह में जहाँ चक्कर लगाता रहता, हिंदुस्तान के मैं चक्कर लगा रहता, मैं सबसे यही सुनता, भारत की चर्चा अवश्य करता, भारत माता की चर्चा अवश्य करता। भारत एक संस्कृत शब्द है, माने संस्कृत से लिया गया शब्द है भारत, और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है, माने सनातन धर्म से निकला हुआ हमारा ये शब्द है भारत। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने मानी समझदार। पंडित नेहरू जी हमें बता रहे हैं कि मैं शहरों में ऐसा कम करता क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादा समझदार थे, होशियार थे, और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा, और शब्द है गिजा मानी खुराक या भोजन के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया? भोजन के लिए बोला गया है। उन्हें दूसरे किस्म की गिजा की ज़रूरत थी, लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद, बेटा महदूद में होता है सीमित, जो दृष्टिकोण से मतलब है, उनका जो नज़रिया था बहुत क्या था? सीमित था। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण का मतलब दक्षिण से मतलब है बेटा, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा था। यकसा माने एक समान था,
मैं उन समारोह में जाकर के उन किसानों से भारत की आज़ादी की भी चर्चा करता, क्योंकि हम आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे थे। उन्हें इस तरह के किस्से में बताता कि हम एक दूसरे से अलग होते हुए भी हिंदुस्तान एक है, यानी विभिन्नताओं का यहाँ पर धर्म होते हुए भी एक धर्म है। और स्वराज्य का भी जिक्र करता है। स्वराज्य मानी अपना राज्य, अपना शासन। मैं उन किसानों से अपने शासन की चर्चा भी करता कि हमें स्वराज्य लेना है, क्योंकि हम गुलाम थे उस समय। ऐसा पंडित नेहरू जी बता रहे हैं, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उन किसानों से चर्चा करता कि यह थोड़े ही नहीं सबके लिए फायदे की बात है, हम आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ऐसा पंडित नेहरू जी इस भारत माता पाठ में हमें बता रहे हैं। मैं उत्तर पश्चिम में जो लिखा है पश्चिम, ये पश्चिम से ही मतलब है। खैबर के दर्रे से, दर्रे में जैसे आजकल बाईपास हम कहते हैं कि बाईपास, वैसे ही पास जो दर्रे होते हैं, बड़े ऊंचे पर्वतीय स्थानों को जोड़ने के लिए जो सड़क मार्ग बनाया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, अगर ऊंचे पर्वतीय मार्गों को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग बनाया जाएगा तो उसमें बैंड बहुत ज़्यादा आएगा, जो मोड़ होगा वो बहुत लगेगा। ये 50 किलोमीटर लंबा होता था ये, कि मानी कि आपके काबुल अफगानिस्तान को जोड़ने के लिए दर्रा था। उस समय की चर्चा करें तो देश गुलाम था, उस समय की में चर्चा की गई है। कह रहे हैं मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता। किनको बताता? उन किसानों को बताता। किसके लिए कह रहे हैं? वो जो किसानों के जलसों में जाते थे, तो मैं उन किसानों से उस खैबर के दर्रे जो 50 किलोमीटर लंबा है, अब वहाँ सड़क मार्ग बन चुका है, उसकी चर्चा उन किसानों से करता था कि मैं इस प्रकार यहाँ यात्रा करता था, इतनी जगह मैं घूमा हुआ हूँ। और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक ही सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, मानी समस्याएं एक जैसी थी। यानी गरीबों, वो गरीब थे, कर्जदारों, कर्ज में डूबे हुए थे, पूंजीपतियों के शिकंजे, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, वो उन किसानों पर अपना आक्रमण मानी अपना बल प्रयोग करते थे, अपना शिकंजा कसते थे। जमींदार, महाजन, बड़ी लगान टैक्स के लिए बोला गया है। यानी कि उस समय राजा के अधीन कुछ जो साम्राज्य थे, वो उन लोगों से प्रजा, जो उनकी प्रजा होती थी, वो खेती बाड़ी करती थी, उस खेती बाड़ी के बदले में भी उनको टैक्स भरना पड़ता था, जिसे हम बोल रहे हैं लगान। महाजन जो कि गांव के साहूकार टाइप के होते थे, लोगों को कर्ज देते थे, उस कर्ज के बदले में बड़ा अत्याचार करते थे गरीब जनता पर, और सूद ब्याज सहित पुलिस के जुल्म मानी पुलिस के अत्याचार, और ये सभी बातें गुंथी हुई थी। मानी उस समय के लोगों की ये सभी समस्याएं थी। गुलाम भारत की बातें बताई जा रही हैं, माने पुलिस के अत्याचार थे, गरीबी थी, कर्जदारों का कर्ज ज़्यादा, माने कि उन पर कर्जा ज़्यादा होता था। पूंजीपति अपना जो है कंट्रोल में उन गरीब जनता को रखते थे। जो लोग कर्जा लेते थे अपने जीवन यापन करने के लिए, उनको बार बार सुनना पड़ता था, उन्हें लगान देना पड़ता। किनको? उस समय की प्रजा को, उस समय के किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को भी टैक्स देना पड़ता, लगान देना पड़ता था। ये सारी बातें वो मुझसे शेयर करते थे, ऐसा पंडित नेहरू जी बता रहे हैं। उस ढड्डे के साथ, बेटा ढड्डे मनी क्या होता है? एक तरह से बोझ से मतलब है, एक तरह से बोझ, जो मैंने बताया लगान टैक्स का बोझ था, जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। अंग्रेज हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, उन सभी ने ये अत्याचार हम भारतीय जनता पे किए हुए थे, चाहे लगान लेना हो, चाहे गरीबों को परेशान करना हो, इससे सब छुटकारा पाना चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं। जुज बनी विद्यार्थियों भाग के मतलब भाग, पार्ट, मतलब हम सभी उसके एक भाग हैं। और मैं प्रयास करता उन किसानों को समझाने का कि हमें उस हिंदुस्तान के बारे में भी सोचना चाहिए। हम भी इस हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी दुनिया के पार्ट हैं, संसार के अंग हैं हम। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अब्सीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी
ले आता। कसम कसम नहीं, संघर्ष। पंडित नेहरू जी बता रहे हैं, मैं उन समारोह में जाकर के उन किसानों से जो ये देशों के नाम बताए हैं, चाहे चीन हो, चाहे स्पेन हो, चाहे अब्सीनिया हो, चाहे मध्य यूरोप की कंट्रीज हो, चाहे मिस्र हो, चाहे पश्चिमी एशिया में होने वाले जो संघर्ष हैं, मानी इन देशों ने किस प्रकार अपने को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या संघर्ष के, इन चर्चाओं को मैं उन किसानों से करता, उनको बताता। मैं उन्हें, किन्हें? किसानों को, भारतीय जनता को, जहाँ जहाँ मैं जाता था, जिन समारोह में मैं जाता था, पंडित नेहरू जी बता रहे हैं, मैं उन्हें सोवियत यूनियन, जो सोवियत संघ में आने वाले देश हैं, उसके लिए बोला गया सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज माने आश्चर्य भरी तब्दीलियों, बोले परिवर्तनों के लिए बोला गया है, का हाल भी बताता है। यानी पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं उन किसानों को, उन समारोह में आने वाले किसानों को, उन जलसों में आने वाले किसानों को, सोवियत संघ में होने वाले जो आश्चर्यजनक परिवर्तन हैं, उनसे भी मैं उनका भी मैं हाल बताता कि किस प्रकार से सोवियत संघ में आने वाले देशों ने अचानक परिवर्तन कर दिया, अपने आप को विकसित कर दिया है। और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। मैं इसका उदाहरण देता, यूएसए का उदाहरण देता, अमेरिका ने किस प्रकार तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी, हमारे पुराने महाकाव्यों, जो हमारे महान काव्य हैं, और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे। आपने देखा होगा पुराने टाइम के लोग, हमारे दादाजी, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको भले ज़्यादा पढ़े लिखे न हों, कम पढ़े लिखे हों, पर उन्हें पुराने पुराने महाकाव्यों की कथा कहानियाँ ज़्यादा मालूम होती हैं। आपको ऐसे मिल जाएंगे बेटा समाज में कि जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्हें पुरानी कहानियाँ इतनी अच्छी तरह याद हैं, उन्हें जो देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं, लोगों के मुख से सुनी हुई हैं, समाचारों में सुनी हुई हैं, रेडियो में सुनी हुई हैं, चर्चाओं में सुनी हुई हैं, वो उन्हें याद हैं। तो यही बात मैं उनसे कहता कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। मतलब मुझे उन समारोह में ऐसे लोग भी मिल जाते थे जो हमारे पुराने महाकाव्यों, रामायण हो, महाभारत हो, रामचरितमानस हो, इन सब से वो परिचित थे, जो हमारे ग्रंथ हैं इनसे वो परिचित थे। और उन्होंने बड़े बड़े धार्मिक तीर्थों की यात्राएं भी की हुई थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों में विराजमान है। अब आगे कह रहे हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में लड़ाई में या धावों, आक्रमण के लिए बोला गया है, कि सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। विद्यार्थियों ध्यान दें, यहाँ पर पंडित नेहरू के कहने का मतलब ये है, आप आमतौर पर देखते हैं कुछ लोग पुराने आपको वो मिल जाएंगे जिन्होंने गुलाम भारत में, विदेशों में भी नौकरियां की थी। किसी ने सेना में, किसी ने व्यापार में, माने उन्होंने देश के संघर्ष में भी योगदान दिया था, बड़ी बड़ी लड़ाइयों में भी हाथ बटाया था। उनका भी ऐसे ऐसे सिपाही भी हमें मिल जाते थे, पंडित नेहरू जी बता रहे हैं। 1930 के बाद, यानी 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, माने 1930 के बाद जो आर्थिक घाटा चला था, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। मैं उन समारोह में मौजूद लोगों को जो कुछ भी समझाता था। अब उन्होंने क्या चर्चा की है कि 30 मई के बाद आने वाली जो आर्थिक मंदी थी, 1930 में के बाद जो आने वाली आर्थिक मंदी थी, माने व्यापारिक जो घाटा हुआ था, उसकी भी मैं उनसे चर्चा करता, उनकी समझ में वो सभी बातें आ जाती थी। ऐसा पंडित नेहरू जी समझा रहे हैं। आगे ध्यान दें बेटा, कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। ओबियसली है, भारत माता की जय के नारे आज भी लगते हैं, तब भी लगते थे, पंडित नेहरू जी में बता रहे हैं। मैं उन लोगों से अचानक पूछ बैठता, इस नारे से उनका क्या मतलब है। अब गुलाम भारत की बात है,
पंडित नेहरू जी कह रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछता ये भारत माता कौन है, उनका क्या मतलब है, लिखा है कि यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल बोलते हैं, जिज्ञासा, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी और ताज्जुब, हैरानी होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। मैंने कुछ लोग उस समय वो थे जो भारत माता की जय तो बोलते थे, पर जब मैं उनसे प्रश्न पूछता था कि ये भारत माता कौन है, आप भारत माता से क्या समझते हैं, तो वो एक दूसरे को देखते थे, मानी तुरंत उत्तर नहीं दे पाते थे। आगे कह रहे हैं पंडित नेहरू जी क्या बता रहे हैं लेखक हमें, मैं सवाल करता ही रहता, मैं बार बार सवाल को दोहराता था, रिपीट करता था। आगे ध्यान दे बेटा, आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, मानी शरीर से मजबूत है, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जो लंबी पीढ़ियों से किसानगिरी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। उसने कहा यह भारत माता हमारे भारतीय धरती है। कौन सी धरती? मैं उनसे फिर प्रश्न पूछता, कौन सी धरती? प्रश्नवाचक चिन्ह है। खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की, सूबे बेटे प्रदेश के लिए बोलते हैं, सूबे मानी प्रदेश के लिए बोलते हैं, प्रांत के लिए बोलते हैं, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है, क्वेश्चन मार्क है। मैं उनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि आप जो धरती कह रहे हैं कौन सी धरती है, ये गांव की धरती है, जिले की धरती है, प्रांत की धरती है या हिंदुस्तान की धरती है, उसका क्या मतलब है? इस तरह सवाल जवाब चलते रहते। मैं उनसे बार बार प्रश्न करता रहता था, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते मैं ही बताऊं, तो वो बाद में ऊब जाते थे और कहते थे कि आप ही इसका उत्तर बताएं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता, हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, अब पंडित नेहरू जी कह रहे हैं, मैं उन्हें इस प्रकार समझाता, ये हिंदुस्तान क्या है, ये भारत माता की जय क्या है, ये धरती कौन सी है। वो क्या कहते कि हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। अजीज मानी विद्यार्थियों प्रिय, अजीज मानी प्रिय, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। अब भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। इस प्रकार उन समारोह में, उन जलसों में मैं उन लोगों को समझाता था कि भारत माता की जय से मतलब जो करोड़ों करोड़ों भारतीय हैं उनकी जय से मतलब है। जो किसान हमें अन्न दे रहे हैं, जिस देश में हम निवास करते हैं, जहाँ के पहाड़ जंगलों से हमें मदद मिल रही है, जहाँ के खेत खलिहान से हमें मदद मिल रही है, वो संपूर्ण भारत माता की हम जय बोलते हैं। और इस सब का मतलब है करोड़ों करोड़ों भारतीय माताओं की जय। मैं उनसे कहता, फिर मैं उनसे प्रश्न दोहराता, उनसे वार्तालाप करता। लेखक बेहतर कह रहे हैं कि तुम इस भारत माता की अंश हो, अंश माने भाग। मैं उन समारोह में मौजूद, उन समारोह में उपस्थित समस्त किसानों से, समस्त जनता से, उपस्थित लोगों से यह कहता कि आप और हम सब इस भारत माता के भाग हैं, पार्ट हैं। एक तरह से तुम भी भारत माता हो। मैं उन लोगों से, उपस्थित अपार जन समूह से कहता कि तुम ही भारत माता हो, हम सभी भारत माता हैं। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती। मेरे द्वारा समझाई गई या मेरे द्वारा बताई गई बातें जब उन्हें समझ में आ जाती तो प्रसन्न हो जाते। उनकी जब मन में बातें बैठ जाती, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आती थी, उनका हौसला बढ़ जाता था। इसी तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। जब उन्हें मैं इस प्रकार से समझाता था तो उनका जो सेटिस्फैक्शन था, चेहरे की झलक थी, आंखों की चमक थी, ऐसा लगता था उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। अर्थात पंडित नेहरू जी के कहने का तात्पर्य यह है कि मैं उन समारोह में उपस्थित जिस भी जलसे में मैं जाता था, हिंदुस्तान के मैं किसी भी कोने में जाता था, और जब मैं उनको समझाने का प्रयास करता था तो मेरी आसानी से बात समझ जाते थे। उनकी आंखों में अलग ही चमक आती थी, एक अलग ही उत्साह, एक अलग उमंग उनमें आ जाती थी। तो ये था बेटा एक चैप्टर भारत माता। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा कोई भी समस्या हो तो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें, लेकिन एक बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि आपको जो शब्दार्थ भेजे जाते हैं, बुक की पिक भेजी जाती है, खुद हम लिख करके भेजते हैं, ताकि आपको जो भी शब्द कठिन लगे वो सभी आपने अपनी कॉपी में
लिखने हैं ताकि आपको आसानी से पाठ समझ में आ जाए। कोई भी समस्या हो प्यारे बच्चों, आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।